वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम इग्नो एमए सोशियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का एक असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। हम आज सॉल्व करने वाले हैं MSO 002 यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड मेथड्स का असाइनमेंट को। अब ये जो असाइनमेंट है ये कौन से लोग लिखेंगे, कौन से साइकिल के एडमिशन साइकिल के लोग लिखेंगे और इनका डेट का सबमिशन कब है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर ये जो असाइनमेंट है, जो भी लोग जुलाई 2023 को एडमिशन लिए हैं उनके लिए है और वो लोग सबमिट करेंगे 31 मार्च 2024 से पहले, और उनके लिए भी है जो लोग जनवरी 2024 में एडमिशन ले लिए हैं या फिर लेने वाले हैं उनके लिए है, और वो लोग सबमिट करेंगे 30 सितंबर 2024 से पहले। इस वजह से ये जो असाइनमेंट है ये 2 सेशन के लोग ही लिख सकते हैं। इस वजह से ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अब जब भी हम MSO 002 की बात करते हैं, यहाँ पर ये जो रिसर्च रिपोर्ट है यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से मैं पहले ही थोड़े बहुत चीज़ें बता दे रहा हूँ कि ये जब भी हम रिसर्च रिपोर्ट लिखोगे तो आप लोग अपना जो रीजनल सेंटर है वहाँ के जो भी सोशियोलॉजी के गाइड टीचर है उनसे ज़रूर बात कर लेना, क्योंकि उनके साथ बात करने के बगैर अगर आप लोग लिखोगे तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो लोग कहेंगे कि हम गाइड करेंगे, हम अपने हिसाब से तैयार करेंगे, लेकिन बहुत सारे जगहों पर जो बेसिकली साइड में होता है, सेंटर में नहीं है, थोड़ा बहुत साइड में जो रीजनल सेंटर्स है वहाँ पर बोला जाता है कि आप अपने हिसाब से लिख लो। इस वजह से ये जो असाइनमेंट है यहाँ पर इसे लिखने से पहले, खासकर रिसर्च रिपोर्ट को लिखने से पहले आप लोग अपने गाइड टीचर से थोड़ा बहुत बात ज़रूर कर लेना। और यहाँ पर मैंने जो भी रिसर्च रिपोर्ट है इसको बहुत बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। इस वजह से क्लास को टोटली देखना ताकि आप लोगों को रिसर्च रिपोर्ट, खासकर रिसर्च रिपोर्ट लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग पार्ट स्किप करके जाओगे तो आप लोगों को दिक्कत भी आ सकती है। तो यहाँ पर ये जो मेरा चैनल है यहाँ पर मैं सारे फ्री में आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है जहाँ से आप लोग इजीली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकोगे। यहाँ पर साथ साथ आप लोग कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को कितना हेल्प मिल रहा है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप जितना ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करोगे दोस्त समझेंगे कि आप अब उनके लिए कितना ज़्यादा केयर करते हो। तो यहाँ पर चलिए हम हमारा असाइनमेंट का सल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम जब भी असाइनमेंट लिखते हैं यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजीज का जो असाइनमेंट है इसका 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमें 2 क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं जो 25 मार्क्स के होते हैं, और सेक्शन बी में जहाँ पर हमें रिसर्च रिपोर्ट लिखना होता है वो अकेला ही 50 मार्क्स का होता है। इस वजह से ये रिसर्च रिपोर्ट लिखने के वक्त हमें गाइड टीचर से थोड़ा बहुत बात कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो रिसर्च रिपोर्ट लिखना है यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो मैंने सीक्वेंशियली सारे चीज़ें अरेंज करके रखी है। अब ये जो हमारा रिसर्च असाइनमेंट है, असाइनमेंट को लिखने का सही तरीका क्या है? हम जब भी असाइनमेंट को सबमिट करेंगे पहले हमारा फ्रंट पेज होगा जहाँ पर हमारा नाम, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें होंगी, और फिर होगा हमारा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को ज़रूर अटैच करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के बगैर इग्नो असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर आप लोग अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उनको लिखना, और साथ साथ अगर आप लोगों के द्वारा इंडेक्स तैयार करना मुमकिन हो तो इंडेक्स भी तैयार करके देना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा असाइनमेंट को सुंदर बनाओगे, अच्छी तरीके से प्रेजेंट करोगे, उतना ज़्यादा आपको मार्क मिलेगा। क्योंकि इतना बड़ा लेंदी जो असाइनमेंट है वो गाइड टीचर्स इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आप किस तरीके से लिख रहे हो ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब हम असाइनमेंट का सल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फील्ड रिसर्च। अब जब भी हम असाइनमेंट लिखते हैं वहाँ पर हर क्वेश्चन का हमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़रूर देना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऊपर इग्नो बहुत ज़्यादा जोर देता है। आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा। अब जब हम फील्ड रिसर्च की बात करते हैं, फील्ड रिसर्च या फिर फील्ड वर्क जो है वो बेसिकली क्या होता है? जब
हम लोगों के नेचुरल हैबिटेट्स यानी कि उनके नेचुरल सेटिंग में जाकर उनको ऑब्जर्व करेंगे और उनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। जो भी हमारे लिए सोशल रिलेवेंट जो फैक्ट्स है, जो डाटा है, जब हम कलेक्ट करेंगे वो भी ओवर ए लेंदी पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो टाइम टू टाइम हम बहुत सारे टाइम में एक साथ वहाँ पर रह के जब डाटा कलेक्ट करेंगे तब उसको कहा जाता है फील्ड रिसर्च। यहाँ पर हम फील्ड रिसर्च में बहुत सारे चीज़ें हमें ध्यान में रखने होते हैं। हम अगर फील्ड रिसर्च की स्टार्टिंग की बात करें तो ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की ने ट्रोब्रिलियन आइसलैंडर्स के वहाँ पर जाकर बहुत सारे साल उनके साथ बिताकर उन्होंने फील्ड रिसर्च की थी। इसके बाद बहुत सारे और भी थिंकर्स हैं जिन्होंने फील्ड रिसर्च किया है और आज भी बहुत सारे थिंकर्स फील्ड रिसर्च कर रहे हैं। हमारा सोशियोलॉजी में, खासकर सोशियोलॉजी में फील्ड रिसर्च का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब हमारा मेरिट्स ऑफ फील्ड रिसर्च क्या क्या है? हम जब मेरिट्स ऑफ फील्ड रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पर रिच डाटा कलेक्शन, यानी कि हम फास्ट हेड मेथड से यूज़ करके खुद जाकर वहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमारा डाटा जो है बहुत ही बेहतर होता है, वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डिटेल्ड होता है। फिर है कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर जब भी हम किसी के नेचुरल सेटिंग में जाकर रहेंगे तो हमारा कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर होगा। यहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, उनके कल्चर, रिलीजन, स्टाइल ऑफ लिविंग, ये सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। फिर है इंक्रीज्ड वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी, यानी कि जब भी हम फील्ड रिसर्च करते हैं तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वैलिड होता है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट हैंड मेथड होता है डाटा कलेक्शन का, और साथ साथ इसका क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो फील्ड रिसर्च है ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी के ऊपर भी बेस्ड है, क्योंकि फील्ड रिसर्च में हम खुद जाकर उनके बीच में रहकर हमारे हिसाब से फ्लेक्सिबल तरीके से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ हम हमारी सिचुएशन जिस तरीके से बदल रहा है उसके हिसाब से हम खुद को एडॉप्ट भी कर सकते हैं। इस वजह से फील्ड रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेशन का चांसेस है जो हमें एक डीप स्टडी करने में मदद करते हैं। फिर है अनकवरिंग हिडन रियलिटीज़। हमारा जो भी रियलिटी हम बाहर से देखते हैं, हम जब लोगों के बीच में जाकर उनके नेचुरल सेटिंग में उनको स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारे और भी हिडन रियलिटीज़ को जान पाते हैं। इसके वजह से सोशल साइंसेस के जो रिसर्च है यहाँ पर फील्ड रिसर्च को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ फील्ड रिसर्च। लिमिटेशंस ऑफ फील्ड रिसर्च यानी कि हमारे फील्ड रिसर्च का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कौन से साइड से हम फील्ड रिसर्च में लिमिटेड है। यहाँ पर हम सब्जेक्टिविटी एंड बायस देखते हैं, यानी कि जो भी इंसान है उसका खुद का कोई एक कैरेक्टर होगा, वो किसी एक ग्रुप के बारे में किस तरीके से सोच रहा है वो भी किसी तरीके से बायस्ड हो सकता है। इस वजह से फील्ड रिसर्च में हमारा सब्जेक्टिविटी और बायसनेस का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये जो फील्ड रिसर्च है ये टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव है, यानी कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमें लोगों के नेचुरल सेटिंग्स में वहाँ पर फील्ड में जाकर हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फील्ड रिसर्च में हमें उनके सेटिंग में जाकर रहना है। फिर है एथिकल चैलेंजेस। फील्ड रिसर्च में बहुत सारे एथिकल चैलेंजेस है। लोगों का प्राइवेसी नष्ट ना हो, उनको इन्फॉर्म कॉन्सेंट यानी कि उनसे पहले कॉन्सेंट लेना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे एथिकल कॉन्सिडरेशंस है ताकि जो भी लोगों के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है उनको कोई हानि ना पहुँचे। फिर है लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। अब जब भी किसी एक सोसाइटी को स्टडी करोगे वहाँ का जो कल्चर है वो अलग होगा बाकी कल्चर्स के मुकाबले, उनका जो स्टाइल ऑफ लिविंग होगा वो अलग होगा। इस वजह से हम फील्ड रिसर्च का जो भी फाइंडिंग्स है इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी कि एक सोसाइटी का चीज़ें हम दूसरे सोसाइटी को नहीं बता सकते कि हमें इस सोसाइटी में इस तरीके का चीज़ें मिली है तो दूसरे सोसाइटी में भी सेम तरीके का चीज़ें मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वजह से हमारा लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी है। फिर है ऑब्जर्वर इफेक्ट एंड रिएक्टिविटी। यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वर है उसका खुद का कुछ इफेक्ट होता है लोगों के ऊपर। जो भी लोग हैं जिनको स्टडी किया जा रहा है, जब भी ऑब्जर्वर उनके सामने होंगे तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो लोग बहुत बेहतर तरीके से बिहेव करते हैं, वो लोग उनको अपने आप को अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ऑब्जर्वर इफेक्ट भी हम देखते हैं फील्ड रिसर्च में।
अब कंक्लूजन में हम यही बता सकते हैं कि हमारा जो फील्ड रिसर्च है इसका बहुत सारे लिमिटेशंस है, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा सोशल साइंसेस के रिसर्च में फील्ड रिसर्च का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम ह्यूमंस को स्टडी कर रहे हैं, हम किसी रोबोट या फिर मशीन को स्टडी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से फील्ड रिसर्च का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है सोसाइटी को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। सोशियोलॉजिकल रिसर्च में हम क्या क्या एथिक्स देखते हैं और एथिक्स का क्या रोल है। अब सोशियोलॉजिकल रिसर्च में हम लोगों को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं और उनके सोसाइटल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इस वजह से हमारा एथिक्स को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। अब अंडरस्टैंडिंग एथिक्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, सोशियोलॉजिकल रिसर्च में हम किस तरीके का एथिक्स को समझ सकते हैं। ये जो एथिक्स है किसी भी सोशियोलॉजिकल रिसर्च में एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, ये हमारे लिए एक गाइड होता है जो हमें किस तरीके से हम रिसर्च करेंगे, वहाँ पर कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ये हमें बताता है। ये हमें कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, हमें लोगों की भलाई के लिए, वेलबींग के लिए, लोगों को प्राइवेसी मेंटेन करने में हमें मदद करता है। इस वजह से एथिक्स को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल कंसीडरेशन इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। अब सोशियोलॉजिकल रिसर्च में हमारा एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारा एथिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि हम जब भी किसी लोगों को स्टडी करेंगे, किसी भी सोशियोलॉजिकल रिसर्च करेंगे, यहाँ पर किसी भी जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको कोई हानि ना पहुंचे, लोग प्रोटेक्टेड रहे, यहाँ पर फिजिकली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली वेल रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको डाटा देने के बाद वो खुद इमोशनली डिसेबल हो जाए या फिर साइकोलॉजिकली वो प्रॉब्लम फेस करे। इस वजह से उसको कोई हानि ना पहुंचे, हार्म ना पहुंचे, इस तरीके का ध्यान हमें रखना होता है। फिर है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हमें पहले ही उनको बता देना होगा कि जिनसे भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको पहले से बता देना होगा कि हम किस वजह से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ हो सकता है या फिर नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही बता देना चाहिए। हमें उनका रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर देना चाहिए इस पहले से ही बताकर। इस वजह से इन्फॉर्म्ड कंसेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी, यानी कि हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। यहाँ पर जो भी एनोनिमिटी है उनको बजाय रखना चाहिए। जिनके सामने से भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको हमें गोपन रखना चाहिए ताकि उनका नाम बाहर ना आए। खासकर जब भी हम कोई सेंसिटिव चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, यानी कि जो भी सेंसिटिव प्रोजेक्ट होगा, जैसे अगर कोई हम ड्रग एडिक्ट को स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई एल्कोहलिक को स्टडी कर रहे हैं, गैंगस्टर को स्टडी कर रहे हैं, एड्स के जो भी लोग हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, इन सारे लोगों को जब भी हम स्टडी करेंगे तो उनका नाम हमें छिपाना होगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पर हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमें कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी को बजाय रखना होता है हमारा सोशियोलॉजिकल रिसर्च में। फिर है अवॉइडनेस ऑफ बायस। हमें बायस से दूर होना चाहिए। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम एक ग्रुप के बारे में जो जानते हैं वो ही सही है। इस तरीके से, इस माइंडसेट से अगर हम रिसर्च करने जाएंगे तो हम बायस्ड एक रिसर्च करके आएंगे। इस वजह से हमें बायसनेस से दूर रहकर हमें एक न्यूट्रल अप्रोच अपनाकर हमें रिसर्च कंडक्ट करना चाहिए। फिर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमें सोसाइटी के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है फील्ड रिसर्च करने के वक्त। यहाँ पर जो भी सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए रिसर्च होना चाहिए, उसको एक पॉजिटिवली वेल बनाने के लिए हमें रिसर्च करना चाहिए। यहाँ पर हमें जो भी कम्युनिटी को हम स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर ही हमें रिसर्च करना चाहिए। अब चैलेंजेस इन अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि हम एथिकल जो भी स्टैंडर्ड्स है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमारा सोशियोलॉजिकल रिसर्च में, ये देखते हैं। यहाँ पर बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड एडवोकेसी, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिविटी है और एडवोकेसी है इसको बीच में हमें बैलेंस करना होता है। हमें हमारी सोशल जस्टिस और चेंज जो है इसके बीच में हमें
एडजस्ट करना होता है ताकि हमारा सोशियोलॉजिकल रिसर्च सही हो। फिर हमें पावर डायनामिक्स को भी समझना पड़ता है, क्योंकि किसी भी एक जगह पर पावर डायनामिक्स को समझे बगैर हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन से पावर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो क्या वार्नरेबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर पावरफुल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इस तरीके का पावर डायनामिक्स हमें पहले से ही पता होना चाहिए, तभी हम रिसर्च को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। फिर है कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी कि वहाँ का जो भी कल्चर है इसके प्रति हमें सेंसिटिव रहना होगा और उस कल्चर को हमें अच्छी तरीके से समझना होगा, तभी हमारा सोशियोलॉजिकल रिसर्च अच्छा चलेगा, नहीं तो हमारा सोशियोलॉजिकल रिसर्च खराब हो सकता है। फिर है प्राइवेसी इन द डिजिटल एज। हमारा जो आजकल टेक्नोलॉजिकल एज है, डिजिटल एज है, यहाँ पर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, फिर इंटरनेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा रिसर्च में। इस वजह से हमें ये सारे चीज़ों को बहुत ही सेफ तरीके से रखना होगा, क्योंकि अगर हम कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाए हमारा कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से, तो यह बहुत ही ख़राब हो सकता है जो भी ग्रुप है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। इस वजह से हमें प्राइवेसी भी को भी मेंटेन करना पड़ता है इस डिजिटल एज में। फिर है एथिक्स एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च आउटकम। अब सोशियोलॉजिकल रिसर्च और एथिक्स को मिला के हम किस तरीके का आउटकम पाते हैं। क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडिटी, यहाँ पर हमारा क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी बहुत अच्छा होता है। रिसर्च फाइंडिंग हमें बहुत बेहतर मिलता है अगर हम एथिक्स को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करें। फिर ट्रस्ट एंड कोलाबोरेशन, हम जब भी रिसर्च करते हैं, रिसर्चर और जिनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है यानी कि पार्टिसिपेंट, इनके बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, कोलाबोरेशन होना चाहिए, ताकि हमारा रिसर्च बहुत ही बेहतर हो। फिर है सोशल इम्पैक्ट, रिसर्च के द्वारा हमारा सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस वजह से हमें एथिकल कंसिडरेशन करना चाहिए, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा इसको ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर हमारा पॉलिसी डिसीजन में भी हमारा रिसर्च काम आ सकता है। हमारा जब भी सोशल चेंज को प्रमोट करने के लिए भी हमारा रिसर्च काम आ सकता है। इस तरीके से हमारा सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए भी हमारा ये एथिकल कंसिडरेशन ऑफ सोशल रिसर्च हमें काम आ सकता है। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि हमारा सोशियोलॉजिकल रिसर्च में बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है, अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन इसमें जो एथिकल कंसिडरेशन है ये हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ये हमें गाइड करता है एक गाइडलाइन की तरह, जिसके द्वारा हमारा रिसर्च बहुत अच्छी तरीके से होगा। और ये सारी चीज़ें अगर हम जानेंगे तो हमारा रिसर्च में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और साथ साथ अगर रिसर्च अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ तो ये हमारा सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा भी है। अब आते हैं हमारा सेक्शन बी में, जहाँ पर हम रिसर्च रिपोर्ट को यहाँ पर देखने वाले हैं। अब रिसर्च रिपोर्ट को लिखने के वक्त कुछ चीज़ें ध्यान में रखना, इसको हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, और साथ साथ आप लोग अपने गाइड टीचर से ज़रूर बात कर लेना। आपका जो भी रीजनल सेंटर है उनके गाइड टीचर से बात कर लेना अगर संभव है। बहुत जो भी बड़े बड़े रीजनल सेंटर है वहाँ के जो भी टीचर्स है वो खुद गाइड करके आपको लिखा के देते हैं कि आप किस तरीके के रिसर्च रिपोर्ट लिखोगे। लेकिन जो भी छोटे मोटे रीजनल सेंटर्स है इग्नू के, वो लोग इतने बेहतर तरीके से आपको रिसर्च रिपोर्ट नहीं देंगे, वो लोग आपको गाइड भी नहीं करेंगे, आपको बोल देंगे कि आप लिख के ले आओ, आपको किस तरीके से लिख सकोगे। इस वजह से अगर आप लोग ये जो भी मैंने लिखा हुआ है आप लोग अगर डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी आप लोगों को बहुत अच्छी मार्क मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके के अरेंज करके दी है। इतनी सारी मटेरियल्स आपको फ्री में कोई नहीं देगा, आपको फ्री में कहीं से नहीं मिलेगा, और खासकर इतना अच्छा मटेरियल्स तो शायद ही आपको कहीं पर मिले। इस वजह से मैंने बहुत सारे मेहनत करके ये सारे रिसर्च रिपोर्ट में बनाया हूँ। इस वजह से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे बूस्ट मिलता है कि मैं नेक्स्ट क्लासेस करूँ आपके लिए, और भी क्लासेस बनाऊँ, नोट्स बनाऊँ। और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि आपके शेयर के द्वारा ही मेरे ये जो चैनल है, ये जो मेहनत है, ये लोगों तक पहुंचेगी, नहीं तो लोगों तक नहीं पहुंचेगी। ये जो चैनल है यहाँ पर सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते हैं। यहाँ पर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पर सोशियोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आपको हर चीज़ के लिए मिलेंगे। इस वजह से लोगों के बीच में ये सारे जो चीज़ें हैं आप ज़रूर शेयर भी करना।
अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिसर्च रिपोर्ट को। रिसर्च रिपोर्ट हम लिखने वाले हैं इंडियन यूथ एंड द सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारा जो इंडियन यूथ है उसका क्या इम्पैक्ट है। हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सोशल मीडिया जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सोसाइटी में। हमारा खासकर इंडिया में ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया एक बहुत ही कल्चरली डाइवर्स जगह है जहाँ पर बहुत ही यंग पॉपुलेशन रहते हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और इसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। इस वजह से सोशल मीडिया हमारा इंडियन यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब भी हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो वहाँ पर हमें लिटरेचर रिव्यू लिखना पड़ता है, हमें बहुत सारे बुक्स का नाम लिखना पड़ता है जिनसे वहाँ उनका लोकेशन ऑफ स्टडी क्या है, उसका मेथोडोलॉजी क्या है, उनका मेन फाइंडिंग क्या है, ये सारे चीज़ें आप लोगों को लिखना होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सारे चीज़ों को डिटेल में लिखा है। आप लोग इन सारे चीज़ों को एज इट इज़ अपने नोट पे लिख सकते हो, आपके रिसर्च रिपोर्ट पे लिख सकते हो। अब पहला जो बुक है वो है यूथ एंड सोशल मीडिया इन इंडिया, ये मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, इसका ऑथर है अंजना नारायण। अब यहाँ पर हमारा जो लोकेशन ऑफ स्टडी है, मेथोडोलॉजी है, फाइंडिंग्स है, ये सारे चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान में देखकर लिख लेना। मैं ये सारे चीज़ें इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब दूसरा जो बुक है वो है सोशल मीडिया एंड इंडियन यूथ, ये कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये बुक लिखा है राजीव मलिक ने 2021 में। अब जब भी हम बुक्स का नाम लिख रहे हैं हम रिसेंट बुक्स के लिटरेचर को रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी पुराने बुक्स को रिव्यू करने जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। इस वजह से हम जितना ज़्यादा हो सके रिसेंट बुक्स को स्टडी करते हैं। फिर है हमारा बुक 3 जो है सोशल मीडिया एक्टिविज्म एंड यूथ इन इंडिया, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस, जिसका ऑथर है प्रिया गुप्ता। ये बुक 2020 में पब्लिश हुआ है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे फाइंडिंग्स हैं, ये सारे चीज़ें आप लोग लिख लेना। अब जो हमारा मेन चीज़ें हैं, इन सारे बुक्स तो हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, यानी कि हम जो भी स्टडी कर रहे हैं ये स्टडी बेसिकली किस लिए कर रहे हैं, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है। इसमें हम देखते हैं सोशल मीडिया यूजेज पैटर्न, यानी कि इंडियन यूथ्स के बीच में जो सोशल मीडिया है उसका यूजेज पैटर्न क्या है, वो लोग किस तरीके से मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर अलग अलग जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये पैटर्न हमें समझने के लिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं। फिर इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, यानी कि जो भी लोग ये सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उनके दिमाग में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनका साइकोलॉजिकली और इमोशनली किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं, ये भी हमें समझने के लिए ये रिसर्च कर रहे हैं। फिर अवेयरनेस ऑफ ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सेफ्टी, यानी कि हमारा जो प्राइवेसी और सेफ्टी है इसको भी ध्यान में रखने के लिए हम ये जो हमारा रिसर्च है ये कंडक्ट कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं प्रॉब्लम एड्रेस्ड, यानी कि हम यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है कौन सी वो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। इस रिसर्च में हम कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक्सेसिव यूजेज, यानी कि इंडियन यूथ किस तरीके से सोशल मीडिया को एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके वजह से वो लोग एडिक्ट हो रहे हैं, उनका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है और साथ साथ उनका रियल लाइफ रिलेशनशिप में भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ रहा है या फिर इफेक्ट आ रहा है। ये सारे चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स हम एड्रेस करने वाले हैं। फिर एड्रेस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ इम्प्लीकेशंस, यानी कि उनका मेंटल हेल्थ में किस तरीके का बदलाव आ रहे हैं, उनके बीच में हम किस तरीके का एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं, उनके सेल्फ एस्टीम या फिर बॉडी लैंग्वेज, उनका वेलबींग, ये सारे चीज़ों के ऊपर हमारा सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है ये यहाँ पर हम एड्रेस करेंगे। फिर है प्राइवेसी एंड सेफ्टी कॉन्सर्न्स, यानी कि यहाँ पर उनके जो प्राइवेसी और सेफ्टी है वो किस तरीके से ख़राब हो रही है, उनका प्राइवेसी किस तरीके से रिस्क में आ रही है सोशल मीडिया के वजह से,
यहाँ पे डाटा ब्रीच, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट, ये सारे चीज़ों के बारे में वजह से किस तरीके से उनका प्राइवेसी और सेफ्टी भी प्रॉब्लम में आ रही है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे इस रिसर्च के द्वारा। अब यहाँ पर हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है सोशल मीडिया इन इंडियन यूथ, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया के बारे में। अब हमारा रिसर्च मेथड क्या है? यहाँ पर हम डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ करेंगे, साथ साथ यहाँ पर हम डाटा कलेक्ट करके चीज़ों को समझेंगे। फिर यहाँ पर हमारा सैंपल क्या है? यहाँ पर हम 100 स्टूडेंट्स का एक सैंपल लिए है, जो एक अगरतला त्रिपुरा में जो 100 स्टूडेंट्स है उनका एक सैंपल लेके मैं स्टडी कर रहा हूँ। आप लोग जहाँ पर भी स्टडी कर रहे हो, आप लोग जिस जगह से बिलोंग कर रहे हो उस जगह का नाम लिखना। मैं अगरतला से बिलोंग करता हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर अगरतला का नाम लिखा है। फिर है टूल्स यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन। हमने कौन से वो टूल्स और टेक्निक्स है जो यूज़ करके ये डाटा कलेक्ट किया है। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के बीच में जाकर उनको क्वेश्चनरीज सेल्फ स्पेशली डिजाइंड एक क्वेश्चनरीज लोगों के बीच में प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर 25 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस को वो लोग सॉल्व करके देंगे। इसके द्वारा आप लोगों को उनका डेमोग्राफिक, सोशियो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीक्वेंसी, पैटर्न, स्मार्टफोन यूजेज और सोशल मीडिया यूजेज, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको उस क्वेश्चनरी से पता चलेगा और उसको ही एनालाइज करके आपको लिखना होगा आपका ये डाटा। इस वजह से आप लोग अंत में देखोगे कि मैंने जो क्वेश्चनरीज है उसको भी अटैच करके दिया है। आप लोग आपने जो रिसर्च रिपोर्ट है वहाँ पर भी क्वेश्चनरीज को ज़रूर अटैच करना। आप अगर क्वेश्चनरीज को अटैच करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मार्क मिलेगा। फिर है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ पर हम स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करके उनके जो डाटा है उसको इंटरप्रेट करेंगे। अब देखते हैं डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब हमने जो भी क्वेश्चनरीज तैयार की है उन सारे क्वेश्चनरीज को लोगों ने फिलअप करके दे दी है। अब उनको फिलअप करने के बाद हमें क्या डाटा मिला है और उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है। मैंने चार्ट्स के द्वारा चीज़ों को लिखा है ताकि आप लोगों को ये, अगर चार्ट्स के द्वारा आप लोग लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मार्क्स मिलेगी। इस वजह से इस चार्ट्स का यूज़ करना, आप लोग जिस भी तरीके से लिख सकते हो लिखना। अगर फिर भी आपको कुछ भी दिक्कत लगे तो आपने एंड से ऐड करना या फिर कमा घटा देना आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पर पहला जो है सेक्शन है वो है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं इस रिसर्च के द्वारा। यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हमारा स्टडी पॉपुलेशन है या फिर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, यहाँ पर उनके मूड ऑफ रेसिडेंस जो है वो कहाँ पर रहते हैं, फैमिली पे रहते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। फिर है हमारा पैटर्न ऑफ यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। हम मोबाइल फ़ोन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो लोग जो भी हम 100 स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहे हैं वो किस तरीके से मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर वो किस जगह पर यूज़ करते हैं उसके बारे में डाटा दिया गया है। होम पे, पब्लिक प्लेस, क्लास, ईटिंग, कौन से वक्त पे यूज़ करते हैं। फिर उनका टाइम पीरियड के हिसाब से मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट में वो कितने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। फिर रात में सोने के वक्त वो कहाँ पर मोबाइल को रखते हैं, वो क्या अपने बेड के सामने रखते हैं या फिर टेबल पे रखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके मोबाइल फ़ोन यूजेज के ऊपर। अब यहाँ पर वो लोग किस तरीके का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं सेल फोन्स के द्वारा। यहाँ पर वो लोग म्यूज़िक, वीडियो एंड गेम्स कितना ज़्यादा खेलते हैं, वो लोग स्टडी ऐप्स कितना यूज़ करते हैं, चैटिंग ऐप्स, अर्निंग ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स, इस तरीके का अलग अलग ऐप्स किस तरीके का यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी हमने डाटा इकट्ठा की है। अब देखते हैं सेल फोन एडिक्शन। अब इनका जो भी सेल फोन यूज़ करते हैं, सेल फोन के द्वारा ही हम बेसिकली सोशल मीडिया को एक्सेस कर पाते हैं। इस वजह से उनका जो सेल फोन एडिक्शन है इसके बारे में भी हमें देखना होता है। वो लोग कब सेल फोन यूज़ करते हैं, उनको बेड साइड पे किस तरीके से सेल फोन रखते हैं, वो लोग सोशल मीडिया कब यूज़ करते हैं, स्टडी के टाइम यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारे चीज़ें
हम यहाँ पर उनसे डाटा इकट्ठा करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर है फैमिली एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि उनका जो फैमिली है उनके साथ इंटर पर्सनल रिलेशनशिप में ये सेलफोन का क्या यूजेज है या फिर उनका जो सोशल मीडिया है इसका क्या यूजेज है, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी डाटा दिया गया है, जहाँ पर उनका सेलफोन का हम डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि हमें उनका सोशल मीडिया का यूजेज के बारे में जान सके। अब यहाँ पर हम क्या फाइंडिंग देखते हैं, हम ये जो फाइंडिंग्स देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग ज़्यादातर जो भी इंडियन यूथ्स है वो लोग सोशल मीडिया का यूजेज बहुत ज़्यादा करते हैं। वो लोग सेलफोन अपने पास रखते हैं और सेलफोन के द्वारा ही वो लोग इस सोशल मीडिया का एक्सेस करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो लोग डुअल सिम यूज़ करते हैं ताकि अलग अलग लोगों के साथ बात कर सके और साथ साथ सोशल मीडिया के द्वारा भी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अब यहाँ पर वो लोग जब भी सेलफोन यूज़ करते हैं, सेलफोन आजकल बहुत ही अलग अलग तरीके का हम सेलफोन्स देखते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरीके का सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं, हम जब भी एवरेज करते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि लगभग 4 आवर्स पर डे यानी कि 4 घंटे प्रतिदिन वो लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। हम लोग बेसिकली मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही उनका सेलफोन का जो यूजेज है, यूजेज टाइम है वो देखते हैं। अब कंक्लूजन में हम क्या बता सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया के यूजेज के वजह से हमारा इंडियन यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट में आ रहे हैं। उनका जो प्राइवेसी है, मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही है। वो लोग आजकल फिजिकल एक्टिविटीज़ के बदले आजकल ज़्यादातर सोशल मीडिया में एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है इंडियन यूथ पे ये बहुत ही मल्टीफेस्टेड है। यहाँ पर हम पॉजिटिव चीज़ें भी देखते हैं, नेगेटिव चीज़ें भी देखते हैं। जैसे आज आप लोग यूट्यूब पे मेरे क्लासेस देख रहे हो, यानी कि इसका एक पॉजिटिव यूजेज है, लेकिन घंटों तक अगर आप लोग सोशल मीडिया देखते रहोगे तो ये एक नेगेटिव यूजेज है। अब यहाँ पर हम कंक्लूजन के बाद रेफरेंस देते हैं, यहाँ पर कौन सी बुक्स को हम स्टडी करके ये सारी चीज़ें लिखी है, यहाँ पर आप लोग रेफरेंस लिख सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और भी बुक का नाम पता है तो आप उस बुक का नाम भी लिख सकते हो, और साथ साथ उस बुक के साथ साथ अगर आप लोग इग्नू का जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसका नाम भी अटैच करोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चनरीज मैंने अटैच करके दे दी है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो लिखने में। ये क्वेश्चनरीज को भी आप लोग अपने नोट्स पे लिख लेना, लेकिन इसको प्रिंट नहीं निकालना, इनको आप लोगों को हैंड रिटन में ही देना होगा क्वेश्चनरीज को भी, ताकि बहुत बेहतर तरीके से आपके जो टीचर है वो समझ पाए कि आपने बहुत ज़्यादा काम की है आपके इस रिसर्च रिपोर्ट को लेकर। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस है सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, सेल्फ इस्टीम के रिगार्डिंग, साइबर बुलिंग के रिगार्डिंग, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग इसको रिवाइज कर सको और अच्छी तरीके से लिख सको। अब यहाँ पर आप वो लोग सोशल मीडिया सर्कल किस तरीके से यूज़ करते हैं, यहाँ पर उनका एजुकेशनल पर्पस के वजह से सोशल मीडिया यूज़ होता है कि और किसी वजह से, इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइड क्या है ये भी उन लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर उनका मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के रिगार्डिंग क्या है, ये सारी चीज़ें भी उनको पूछा गया है। ये लोग एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा देखते हैं और चीज़ें किस तरीके से परचेस करते हैं ये भी पूछा गया है। साथ साथ उनको उनका कम्युनिकेशन स्किल सोशल मीडिया के वजह से किस तरीके से बढ़ा है, उनका जो भी पोजीशन है सोसाइटी में वो किस तरीके से बदल रहा है सोशल मीडिया के वजह से, उनका करियर चॉइसेस, एस्पिरेशंस के ऊपर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, उनका मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर पूछा गया है। फिर है यहाँ पर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, उनका सेंसेस क्या है। यहाँ पर लगभग 25 आप लोगों को क्वेश्चनरीज के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। इन सारे चीज़ों को आप लोग डिटेल में स्टडी करके लिखना। अब
अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग आखिर में ध्यान रखना कि जब भी ये सारे क्वेश्चंस लिखो, अगर आपको किसी जगह पर दिक्कत लगे कि मैं यहाँ पर चीज़ें अच्छी तरीके से प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो या फिर आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, इसको एक आउटलाइन की तरह यूज़ करके। अगर आज का ये जो सेशन है आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत मदद करते हैं नेक्स्ट क्लासेस करने में। और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।